तो बेटा ये देखो, हम ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कल पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था फोटोन की जो टोटल एनर्जी होती है ना बेटा, वो दो हिस्सों में यूज होती है। पहला हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, दैट इज वर्क फंक्शन। और दूसरा जो हिस्सा होता है वो यूज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। अगर आपने टोटल एनर्जी फाल करवाई थी एच म्यू, तो वर्क फंक्शन में यूज हो गई एच म्यू नॉट। और काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यही हमारे पास हमारा फॉर्मूला है जिसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते होते हैं बेटा। तो हमने यही चीज डिस्कस करनी है। आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा। तो इस तरह से भी लिख सकते हो। ये भी फॉर्म न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकती है, ये कल मैंने बताया था बेटा। क्या? तो एग्जाम्पल 19 देखते हैं पहले। एग्जाम्पल करेंगे बेटा कंप्लीट। एग्जाम्पल करने के बाद हम आगे चलेंगे हमारे अगले टॉपिक पे। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया फ्रॉम ए मेटल सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन नेवर कम्स आउट ऑफ बाय ऑरेंज लाइट बट कम्स फ्रॉम ग्रीन लाइट। प्रेडिक्शन द इंजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम मेटल बाय रेड लाइट। क्वेश्चन पूरा नहीं है बेटा, यहाँ क्वेश्चन पूरा कर देता हूं। येलो लाइट, वॉयलेट लाइट। तो हमें ना ये बोला गया जैसे हमारे पास एक मेटल है बेटा, इस मेटल पे अगर मैं ऑरेंज लाइट फॉल करवाता हूं ना, तो बेटा इस लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। लेकिन अगर मैं ग्रीन लाइट फॉल करवाऊं, तो ग्रीन लाइट फॉल करवाने से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बेटा। तो हमें प्रेडिक्ट करना है इन लाइट्स में क्या होगा। देखो बेटा, यहाँ पे जो लाइट्स बोली जा रही है ना, वो विबग्योर वाली लाइट्स हैं हमारी, रेनबो वाली लाइट्स हैं, विबग्योर। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला, ऑरेंज लाइट जो है उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन ग्रीन लाइट से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जिनकी भी वैल्यू ग्रीन से कम है, जिनकी भी वैल्यू ग्रीन से कम है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करवा सकते। लेकिन जिनकी वैल्यू ग्रीन से ज्यादा है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा सकते हैं। तो यहां पे हमें ये बोला गया हमारे पास रेड लाइट है बेटा, रेड लाइट तो ऑरेंज से पीछे आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है बेटा वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम आ रही है वैल्यू। सेम केस फॉर द येलो लाइट बेटा, ग्रीन वाले पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, ग्रीन से आगे वाले पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पीछे वाले पे नहीं बेटा। तो येलो लाइट जो है उसकी वैल्यू ग्रीन वाले से कम है। इसका मतलब हम येलो में भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर आप वॉयलेट को देखोगे बेटा, वॉयलेट की जो वैल्यू है वो ग्रीन से ज्यादा है। इसका मतलब वॉयलेट में जो एनर्जी है वो ग्रीन से ज्यादा है। अगर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा वाली एनर्जी यूज करते हैं बेटा, तो हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इसका मतलब वॉयलेट के केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है ना? तो यहां तक कोई डाउट है तो आपका पूछो बेटा, इस क्वेश्चन में फटाफट पूछना, टाइम थोड़ा सा कम है। कोई भी डाउट है तो। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए उसकी। लाइक, दोबारा बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? तो वो लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए फिर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आवाज क्लियर नहीं है आपकी, आप थोड़ा सा लाउड बोलो या मैसेज कर दो बेटा। हाँ जी बेटा, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ना। एनर्जी ज्यादा तभी होगी जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो जिस लाइट को हमने थ्रो करवा के इलेक्ट्रॉन निकाला था, बाकी लाइट्स की एनर्जी इसके बराबर या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। और एनर्जी ज्यादा तभी होगी बेटा जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसलिए आप फ्रीक्वेंसी वर्ड भी यूज कर सकते हैं।
और कोई डाउट है तो बोलो। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 या एग्जाम्पल 20। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल का जो वर्क फंक्शन है बेटा, वो हमें दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 200 नैनोमीटर फॉल ऑन द मेटल सरफेस। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर है बेटा, वो अगर हम फॉल करवाते हैं मेटल सरफेस पे, तो हमें ये बताना है जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ होगा उसकी स्पीड कितनी आएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा। तो सबसे पहले ना कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा। सबसे पहली चीज आपको ना यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है, आपको यहाँ पे रेडिएशन की एनर्जी निकालनी है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन होती है बेटा H × न्यू, और न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है hc/λ। तो यहाँ पे ना h पता है, c पता है, लैम्डा गिवन है, हम एनर्जी ऑफ रेडिएशन निकाल लेंगे। फिर जो हमारी रेडिएशन की एनर्जी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है बेटा, एक होता है वर्क फंक्शन और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ रेडिएशन हम यहां से निकाल चुके होंगे। वर्क फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बेटा, हमें वो वैल्यू जो है वो जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी बाय मल्टीप्लाइंग विद 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हम ऑलरेडी निकाल निकाल चुके हैं, इसे हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों को यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है बेटा, वहां पे वैल्यू पुट करके फिर वेलोसिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बनता है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, तो हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले देखो, हमें गिवन है वेवलेंथ 200 नैनोमीटर, यानी कि 200 × 10⁻⁻⁹। एनर्जी ऑफ रेडिएशन आ जाएगी बेटा hc/λ, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.626 10⁻⁻34 इंटू 3 × 10⁸ 2 × 10⁻⁷। ये जीरो मैंने एडजस्ट कर दिए बेटा यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया बेटा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये जाएगा 3.313 पे, माइनस की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो मेरे पास एनर्जी ऑफ रेडिएशन आ जाएगा 3.313 10⁻⁻34 इंटू 3 10⁻⁻15। 8 था बेटा, -7 ऊपर जाके प्लस हो गया। अब बेटा यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होगी तो मेरे पास आ जाएगा 10⁻⁻19। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3.313 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 9.939 बेटा। तो ये मेरे पास एनर्जी ऑफ रेडिएशन आ गई है बेटा जूल्स में। ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन है बेटा। एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो होगी वो हमारी इक्वल होगी थ्रेशोल्ड वैल्यू के प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो ये वैल्यू है बेटा 9.94, मान लेता हूँ इसे मैं, 39 को 4 मान लिया, इंटू 10⁻⁻19। ये वैल्यू है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ में बेटा काइनेटिक एनर्जी। अब देखो लेफ्ट वाली वैल्यू जूल जूल में है बेटा, राइट वाली जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो हमारे पास आएगा 9.94 इंटू 10⁻⁻19, और इसे हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड करेंगे। बट पहले से जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, ये हो गया ये जूल में कन्वर्ट। तो बेटा ये वाली वैल्यू प्लस है, यहां आके माइनस हो जाएगी। 9.94 इंटू 10⁻⁻19 -4.8 इंटू 10⁻⁻19, और ये सब कुछ इक्वल आ गया बेटा काइनेटिक एनर्जी के। आप इसे माइनस करो बेटा, 9.94 में से जब हम माइनस करेंगे 4.8 को, तो हमारे पास आएगा 5.14 इंटू 10⁻⁻19
ये आ गई बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपने ध्यान दिया हो बेटा, सबसे पहले हमने निकाली है एनर्जी ऑफ रेडिएशन, फिर अब हमने निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी। हमें निकालनी थी फाइनली स्पीड बेटा। तो स्पीड यानी कि हाफ एम वी स्क्वेयर होगा 5.14 इंटू 10⁻⁻19। 2 डिवाइड है बेटा, यहां जाके मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा 10.28 इंटू 10⁻⁻19 बेटा। एम मल्टीप्लाई है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो मेरे पास आ जाएगा 10.28 इंटू 10⁻⁻19 बाई एम। तो बेटा अगर आपने ध्यान दिया हो ना, एम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो है बेटा ये चीज सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास होता है बेटा 10.28 इंटू 10⁻⁻19, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये पावर ऊपर चली गई बेटा, ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 10⁻12। 10.28 है बेटा हमारे पास, इसे हम डिवाइड कर देंगे 9.1 से, तो मेरे पास आ जाएगा 1.129 इंटू 10⁻12 वी स्केयर। तो यहां से वेलोसिटी कितनी आ गई? वेलोसिटी के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बेटा। अब देखो, पावर का स्क्वायर रूट लेना तो इजी होता है बेटा। पावर का स्क्वायर रूट कैसे होगा? अगर आपकी पावर इवन है ना, 10⁻12, आप उसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये 10⁻6 हो जाएगी बेटा। बचा हमारे पास हमारा 1.129। ये आप सॉल्व कर सकते हो बेटा ट्रेडिशनल मैथ वाले मेथड से। 1.129 का स्क्वायर रूट आएगा 1.06 बेटा। ये आ गई हमारे पास हमारी वेलोसिटी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, बट आप ये देखो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज जो है वो हम पुट कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ रहे हैं। कैलकुलेशन में तो देखो टाइम लगता ही लगता है बेटा थोड़ा सा। कैलकुलेशंस अगर आप कर लोगे ढंग से तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, एक बार देख लो क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछो। हो गया बेटा, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन? चलो ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, मतलब पूरा कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो गया। हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर तीन ही तो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है टोटल एनर्जी, फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी। तीनों का यूज हो गया देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर। तो ये था हमारा हमारा सेकंड क्वेश्चन बेटा। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। हमें बोला गया व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻15 हर्ट्ज fall on a metal surface, the maximum kinetic energy of photoelectron is double the photoelectron which emits when electromagnetic radiation of 3 × 10⁻15 hertz fall on the same metal। तो हमें निकालनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन ये सिंपल है बेटा, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया हमें। कैसे घुमाया गया क्वेश्चन वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो, हमें बोला गया, हमने ना फ्रीक्वेंसी यूज करनी है 3 × 10⁻15 हर्ट्स। पहले मैं इस वाली फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं जो बाद में दी हुई है बेटा। जब हम इस फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवाते हैं मेटल के ऊपर, तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो Ke1 है बेटा। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 5 × 10⁻15 कर देता हूं, और इसको जब मैं मेटल पे फॉल करवाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना बेटा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी
Ke2 वो बेटा पुराने वाले काइनेटिक एनर्जी के डबल होगी, ये हमें बोला गया। तो हमने इस डेटा को यूज करके हमने बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब हमने वर्क फंक्शन वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है न्यू नॉट। तो इसके बारे में हमने बात करनी है बेटा। आपको दो अलग अलग कंडीशन दी हुई हैं। सबसे पहले पहली कंडीशन देखो। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है एच न्यू, वर्क फंक्शन होता है बेटा एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रहने तो ये तो कट हो जाएगी। तो बेटा ये वाली फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 3 × 10⁻15। ये वाली फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है म्यू नॉट, तो ये रहने दो बेटा अभी, और काइनेटिक एनर्जी भी एज इट इज। अब आ जाओ बेटा सेकंड केस पे। सेकंड केस है हमारे पास टोटल एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो है 5 × 10⁻15। और जब हम ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं ना बेटा, तब हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डबल आ रही है, डबल आ रही है बेटा। तो ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है। अब हमने इसको यूज करके बेटा जो हमारे पास हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले पहला केस देखो। पहले केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, ये वाला यहां जाके माइनस हो जाएगा बेटा। तो H × 3 × 10⁻15 -H μ0 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं बेटा, क्योंकि दोनों सेम है, बस डबल हो गई थी वैल्यू। तो सेकंड केस के अंदर पुट कर रहा हूं, देखो H × 5 × 10⁻15 H μ0 प्लस 2 टाइम्स H × 3 × 10⁻15 -H μ0। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। ये वाली वैल्यू यहां आके माइनस हो गई, तो हमारे पास आ गया H × 5 × 10⁻15 -H μ0। और यहाँ पे बेटा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो गया ये, 2H × 3 × 10⁻15 -2H μ0। अब देखो बेटा ध्यान से इसे हम सॉल्व करेंगे। दोनों साइड पे H कॉमन आ गया, दोनों साइड पे H कॉमन आएगा तो 5 × 10⁻5 -μ0। यहां पे भी H कॉमन ले लो बेटा, ये हो जाएगा 2 × 3 6 -2 μ0। H से H कैंसिल हो जाएगा बेटा हमारे पास। अब ध्यान से देखोगे बेटा ये वाली वैल्यू जो है वो यहां आएगी, माइनस हो जाएगी। 5 × 10⁻15 -6 × 10⁻15। और ये वाली वैल्यू यहां जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी, -2 μ0 + μ0। ये आ जाएगा बेटा -1 × 10⁻15। और ये आ जाएगा -μ0, कैंसिल हो जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1 × 10⁻15 बेटा। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड था बेटा, ये देख लो एक बार, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है बेटा किसी का? चलो अच्छी बात है बेटा, डाउट नहीं है तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैसेज आ गया है भविका का। ठीक है बेटा, हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया हमारे पास एक फोटोन है। अरे मनन भैया, नाम आ जाता है बेटा, मत किया करो ये काम।
चलो बेटा, मोबाइल वाला चीज नहीं है बेटा, इस पे नाम आ जाता है, ध्यान रखा करो थोड़ा। तो बेटा हमारे पास है हमारा 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में हमें ये बोला गया, हमारे पास एक फोटोन है बेटा जिसकी वेवलेंथ है 3000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ है 3000 एंगस्ट्रॉम हमारे फोटोन की। हमने इसे मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाया। हमारे पास वर्क फंक्शन जो आया वो आया बेटा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी है टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन इन ईवी। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की। और उसके बाद वेलोसिटी निकालनी है बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन की। तो ये चीज हमें यहाँ पे करनी है बेटा, तीन चीजें करनी है। ये क्वेश्चन ना बेटा आप सभी ट्राई करोगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमारे पास ये है बेटा, हमें ना वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है 3000 एंगस्ट्रॉम। तो आपको पता ही है फोटोन का फॉर्मूला होता है Hc/λ, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है। तो आप यहाँ से एनर्जी फाइंड आउट कर लेना बेटा फोटोन की, जो आएगी जूल्स में। जूल्स में आएगी, लेकिन आपको बोला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपका आंसर आएगा ना जो भी जूल्स में, उसे आप डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। वर्क फंक्शन पहले से ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बेटा। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ये आपने निकाल लिया, ये आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई बेटा। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद आपने निकालनी है वेलोसिटी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv²। यहां पे इसकी वैल्यू पुट करो, वैल्यू को जूल्स में कन्वर्ट करो बाय मल्टीप्लाइंग विद दिस। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में m डिवाइड में v का स्क्वायर रूट बेटा, यानी कि अल्टीमेटली ये वाली वैल्यू आ जाएगी बेटा। x यहाँ पे वैल्यू है जो आपकी गिवन होगी। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा, नहीं तो फिर आप आगे चलते हैं। ये आप ट्राई करो। चलो बेटा ठीक है। आज सारे बच्चे सो रहे हैं क्लास में, कोई भी नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं। हम चलते हैं बेटा आगे। न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है बेटा। अब हम शुरू करेंगे हमारा थ्योरी का टॉपिक। सारी तो कवर नहीं हो पाएगी थ्योरी आज, जितनी कवर हो जाएगी बेटा उतनी ठीक है। आज ना मैं आपको सिर्फ एक बार ये डेफिनेशन ही करवा देता हूँ कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। बाकी जो आगे हमारी कहानी है ना बेटा, ये सारी कहानी हम आगे डिस्कस करेंगे, मतलब कल वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। और एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा होता है वो इसी के अकॉर्डिंग बनता है बेटा। तो ये मैं आपको फिर कल वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करवाऊंगा, ठीक है। तो बेटा देखो, सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। बेटा दो वर्ड्स होते हैं, स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा। दोनों वर्ड सेम ही है बेटा। हम किसी भी चीज का जब ग्राफ बनाते हैं ना, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब अगर एक ग्राफ बना रहे हैं तो स्पेक्ट्रम, और अगर मल्टीपल ग्राफ बनाएंगे तो उसे हम स्पेक्ट्रा बोल देते हैं बेटा। तो मतलब दोनों सेम वर्ड ही हैं, बस ये सिंगुलर है स्पेक्ट्रम वर्ड, और ये प्लूरल है बेटा। तो हमें क्या करना है देखो, हमें ना स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हमने किसी भी एक स्क्रीन पे लाइट फॉल करवानी है बेटा। जैसे मान लो ये हमारी स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड से मैंने इसे कोट किया हुआ है, और मैंने ना इसके ऊपर लाइट फॉल करवानी है। लेकिन वो लाइट मैंने उसे सीधा फॉल नहीं करवानी उसके ऊपर बेटा। मैं क्या करूंगा, इस लाइट को पहले प्रिज्म में से पास करवाऊंगा। जैसे ही मैं लाइट को प्रिज्म में से पास करवाऊंगा, हमारी जो लाइट होगी बेटा, वो
आगे जाके स्कैटर हो जाएगी, और जब वो स्कैटर हो जाएगी तो हम उसे बोलेंगे स्पेक्ट्रम। यानी कि लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करवाते हैं, प्रिज्म में से पास करवाने पे जो लाइट स्कैटर हो जाती है बेटा, जो लाइट हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं बेटा स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही स्पेक्ट्रम बनाने हैं। फिलहाल हम दो तरह के स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं बेटा। सबसे पहले आ गया कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो बेटा यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, इन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम द impression produced on a screen overlap with each other, but in discontinuous spectrum same gap exists between the impression। इसको ना मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ बेटा। ये देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है बेटा, यहां से लाइट आ रही है। इस लाइट को मैंने फॉल करवाया बेटा प्रिज्म पे। जैसे ही मैं लाइट को प्रिज्म पे फॉल करवाऊंगा, लाइट हमारी स्कैटर हो जाएगी अलग अलग कलर्स में। तो एक बार समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कलर है पर्पल, रेड और पिंक, क्योंकि मेरे पास ये तीन कलर अवेलेबल हैं। तो जब मैंने लाइट को प्रिज्म पे फॉल करवाया ना, ये तीन कलर्स में डिवाइड हो गई देखो। सबसे पहले आएगा पिंक कलर, ये आ गया पिंक कलर बेटा। फिर आ गया रेड कलर, ये आ गया रेड कलर। और फिर आ गया पर्पल कलर बेटा, ये आ गया पर्पल कलर। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारे प्रिज्म में से लाइट पास होने की वजह से तीन तरह के कलर एमिट हो रहे हैं। लेकिन ये जो तीन कलर एमिट हो रहे हैं ना बेटा, ये तीनों बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्टिन्यूअस हैं, इनके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं है बेटा। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो, जो हमने ये कलर यहाँ पे बनाए हैं ना बेटा, इन कलर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो अगर इनके अंदर कोई गैप नहीं होगा, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखेंगे, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जब हम प्रिज्म में से लाइट फॉल करवाएंगे, तो जितनी भी लाइट्स उसमें से एमिट हो रही हैं वो सभी एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूअसली अटैच होंगी, बीच में कोई भी हल्का सा गैप नहीं होगा बेटा। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा उल्टा चलें, उल्टा कैसे मैं आपको बताता हूं देखो। दोबारा कंसीडर करो बेटा, हमारे पास हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। हमारे पास फिर से एक सोर्स ऑफ लाइट आ गया, और इस लाइट को हमने फिर से फॉल करवा दिया बेटा प्रिज्म के ऊपर। अब प्रिज्म के ऊपर हमने लाइट फॉल करवाई, फिर से ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। एक हो गया है पर्पल, एक हो गया है रेड, एक हो गया है ब्राउन। क्योंकि पिंक से तो मैंने बना ही दिया, तो मान लो ये तीन कलर आ गए बेटा। अब आप ये देखोगे, जो हमारे पास ये स्पेक्ट्रम बन रहा है ना, ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं है बेटा, इसमें ना थोड़ी सी डार्क लाइनें आ रही हैं। जैसे ये पर्पल कलर आया, पर्पल कलर के बाद थोड़ा सा गैप आएगा, गैप आने के बाद रेड स्पेक्ट्रम आ रहा है बेटा। ये जो बीच में डार्क एरिया आ रहा है ना, ये स्पेक्ट्रम को डिसकॉन्टिन्यूअस कर रहा है बेटा। सिमिलरली रेड के बाद ब्राउन आ रहा है, उसमें भी थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो कहने का मतलब है, जब हमारी लाइट प्रिज्म में से पास होगी और बिल्कुल कॉन्टिन्यूअसली हमें दिखाई देगी बेटा, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर हमारी लाइट में गैप आने शुरू हो गए, डार्कनेस आनी शुरू हो गई, तो उसे हम बोलते हैं बेटा लाइन डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे पास हमारे दो तरह के स्पेक्ट्रम है बेटा। इनको भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। लाइट एमिट हो रही है तो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसके बारे में डिस्कशन आप कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो बोलो, डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो बेटा, क्लास ओवर कर रहे हैं। ये डिसकंटिन्यूस होता क्यों है लाइट? बेटा वो ना मटेरियल पे डिपेंड करता है, आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ मटेरियल्स में ऐसा होता है कि लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो गई है, अब जो एब्जॉर्ब्ड पोर्शन है वो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए वहां पे डिसकंटिन्यूअस आता है बेटा। इसके बारे में और अच्छे से हो जाएगा
जब आप आगे बढ़ोगे बेटा अभी। और कोई डाउट बेटा? चलो ठीक है बेटा, ये क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं अभी। बाकी की जो कहानी है वो